तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज देखते हैं 10th क्लास की मैथ जो प्री बोर्ड का पेपर चल रहा है उसका मैं कोड 822 बेजे आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूं। तो आइए ना करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं। इस पेपर को ज़रूर पढ़ के जाइए, यही पेपर सब जगह आ रहा है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। 4215 का लासा 210 है, तो 4215 का मासा क्या होगा। देखो भैया, सूत्र होता है मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या है 42, दूसरी है 15 और यहाँ पर मासा पूछा गया है और लासा दिया गया है आपको 210। अब इसको काट देंगे। 21 एक दहम 210, 21 दूना 42 और 2 पंचे 10 और 5 तियाँ 15। तो अब मासा आ जाएगा आपका 3। ये CF आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। संख्या 240 का भाज्य गुणनखंड होगा। तो 240 का गुणनखंड कर लीजिए, इसको आराम से आप काट लीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6 और 2 चला जाएगा 15 बार और 15 में कटेगा 3 और 5 से। तो कितना आएगा 2 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 3 एक बार 5 एक बार। इतना हमारा आंसर आ जाएगा विकल्प नंबर बी। यहाँ पे हो जाएगा फैक्टर, ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या होगा। तो इसका हल करने के लिए देखो A1/A2 लिखोगे तो मैंने 2/-4, तो ये वाला 2 और ये वाला -4। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, -1/2 आ गया। इसी प्रकार B1/B2 निकालोगे तो 3/-6, तो 3 दूनी 6 यानी -1/2 यहाँ भी आ गया। फिर यहाँ इसी प्रकार C1/C2 निकालोगे। C1 का मान है +5 और C2 का मान यहाँ पे ये 10 इस साइड लाओगे तो माइनस का हो जाएगा बराबर के, तो ये भी आएगा 5 दूनी 10 माने -1/2। अब यहाँ पर देख रहे हो कि A1/A2 का मान B1/B2 के मान के बराबर है और B1/B2 का मान C1/C2 के मान के बराबर है। ये कंडीशन जब आती है तो होती हैं संगामी या संपाती रेखाएं, जिनके होते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, मेनी सॉल्यूशन, और संगत भी होता है। तो यहाँ पर होगा इन्फिनेटली मेनी, मतलब मेनी सॉल्यूशन, अपरिमित रूप से अनेक सॉल्यूशन। द्विघात बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल होगा। शून्यांकों का गुणनफल होता है C/A फार्मूला। तो C क्या है 5 और A क्या है 6, तो 5/6 होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान बताओ। तो tan थीटा बराबर tan √3 का मान tan 60 और tan हट जाएगा तो थीटा आ जाएगा 60 डिग्री आंसर आपका आने वाला है। इसके बाद में कह रहा है कि एक बिंदु ए से ओ केंद्र वाले वृत्त, ये ओ केंद्र वाला वृत्त है। एक बिंदु ए से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर AP, ये हो गई AP स्पर्श रेखा, और एक नीचे, एक मिनट, ये हो गई AP स्पर्श रेखा और एक नीचे की तरफ चली गई उतनी ही बड़ी AQ स्पर्श रेखा। ये दोनों बराबर होती हैं, परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हैं। ये 80 अंश के कोण पर झुकी हैं। तो यहाँ पर फिर कह रहा POA का मान बताओ। POA मतलब इतने एंगल का मान बताना है। अब देखिए यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। ये इतना 80 था तो आधा कितना होगा, इतना 40 होगा ये, और ये तो 90 होता ही है, ये 90 हो गया। तो ये 90 है, ये 40 है, तो ये कितना आएगा। तो भैया पूरे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 अंश, उसमें से आपको घटा देना है कितना, ये 90 और 40, 9 4 13, 130 घटा देना है। तो आपके सामने आ जाएगा 50 डिग्री आंसर आपके सामने आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो हमने क्या होता है, घटना घटने की प्रायिकता और घटना नहीं घटने की प्रायिकता। ठीक, घटना घटने की प्रायिकता और घटना न घटने की प्रायिकता का योग सदैव कितना होता है, 1। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है R त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये हो गया ठोस अर्धगोला। इसमें ठोस अर्धगोला जब होता है, एक सेकेंड, ये है ठोस अर्धगोला, और ठोस अर्धगोले का पहले मतलब देखो पूरे गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो दिमाग यहाँ से लगाओगे तो आधे गोले का आएगा 2πr², लेकिन यहाँ पूछ रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2πr² और फिर ये जो ये वाला भाग है इतना,
इसका यानी ये वृत्त बना रहा है तो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टोटल 3 पाई आर स्क्वायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे तो √x1 - x2 मैंने 3 - 1 यानी 2 का स्क्वायर, और इसी प्रकार 2 - 4 करोगे तो -2 आएगा उसका स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 और 4 4 हो जाएगा 8, और 8 को लिख सकता हूँ 4 × 2 और 4 का वर्गमूल निकल करके आएगा 2 और √2, 2√2 इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किसी द्विघात समीकरण का एक मूल 1/2 है तो के का मान ज्ञात करो। देखो मूल का मतलब क्या होता है शून्यांक। मूल का मतलब भैया होता है शून्यांक, यानी कि रूट। शून्यांक का मतलब होता है रूट, यानी इसका मान रखने पर इस पूरे का मान 0 आना चाहिए। तो चलो 4 × x², x की जगह 1/2 रखोगे, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4k x की जगह फिर 1/2 -5 = 0। अब सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ देखो हो जाएगा 4 × 1/4 वर्क करोगे प्लस 2k, और ये माइनस का 5 उस साइड जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2k = 5 और ये 1 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, तो कितना हो जाएगा 2k बराबर हो जाएगा 4, तो 2 × 2 = 4, तो k का मान आ जाएगा 2, k का मान 2 आ जाएगा साथियों, पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इसको ऐड करना है। देखो 9 और 1 को पकड़ लो 10, 8 और 2 को पकड़ लो 10, और 7 और 3 को पकड़ लो 10, और 6 4 को पकड़ लो 10, और 5 ये बीच में 10 20 30 40 और 5 45, 45 इसका राइट आंसर आ जाएगा। और भी तरीका होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 तक 6 तक गए हैं, 6 7 8 9, अच्छा लाइन से जोड़ना होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो फार्मूला होता है n+1/2। ये फार्मूला लगा देते हैं, मतलब 9 तक जोड़ना है तो यहाँ क्या लिखेंगे 9 और 9 1 10/2, तो 2 5 6 10, तो आ जाएगा 5 9 45, तब भी 45 आ जाएगा। चलिए sin θ -1 और एक ब्रैकेट में sec θ + tan θ का मान होगा। देखो sin θ -1 तो ऐसे ही चलेगा, sin θ -1, एक मिनट, ये हो जाएगा sin θ और -1, और इसको लिख लेंगे sec θ को 1/cos θ, और इसको tan θ को लिख लेंगे sin θ/cos θ। तो भैया ये हर समान है यहाँ पर, तो ऊपर हो जाएगा 1 + sin θ, और ये हो जाए, इसमें अगर माइनस कॉमन ले लें sin θ -1 में, तो ये हो जाएगा माइनस कॉमन 1 - sin θ, और इस साइड आ गया था 1 + sin θ, और नीचे आ गया था cos θ। तो देखो a - b a + b, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a² - b², यानी 1 - sin² θ, और नीचे है cos θ। तो 1 - sin² θ क्या होता है cos² θ, और नीचे था cos θ, तो ये कैंसिल हो गया, तो भैया आ गया माइनस का cos θ। नेक्स्ट देखते हैं, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः इतना है तो उसका माध्यिका क्या होगा। देखो फार्मूला आप लोग पढ़ लीजिए कि बहुलक बराबर क्या होता है, कभी कभी ये सूत्र भी पूछ लेते हैं, 3 × माध्यिका -2 × माध्य। अब मैंने इसको कैसे याद कर रखा है, देखो बहुलक में तो बहुत लोग हैं तो इसको ऐसे रखो बराबर, माध्यिका में ज़्यादा अक्षर है तो ये 3 से गुणा, माध्य में कम अक्षर है तो 2 से गुणा माइनस करके। अब मैं इनका मान निकालूंगा, कह रहा बहुलक माध्य दिया है 32 और बहुलक दिया है 35, माध्यिका पूछा है, बहुलक कितना दिया है 35, तो 35 इस साइड लिख लेंगे। 3 × माध्यिका, माध्यिका को हम तब तक यक्ष मान लेते हैं, -2 × माध्य, माध्यिका कितना दिया है 32, तो ये हो जाएगा 32 दूनी 64, और 64 इस साइड आएगा तो जुड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 35 + 64, और उधर कितना था 3x, तो 4 5 9 6 3 9 99, और ये 3x, 3 3 9 3 3 9, तो x का मान आ गया 33, यानी कि माध्यिका निकल आई है आपकी 33। तो चलिए यहाँ पे राइट आंसर 33 हो गया। अगला देखते हैं, यदि cos θ √3/2 हो तो cos 2 θ का मान बताओ। तो cos 2 θ का मान √3/2,
1 मिनट नहीं, यहाँ पे cos थीटा देखो, cos थीटा बराबर √3 कितने का मान होता है, cos होता है 60 का मान, cos 30 का मान कितने का होता है, cos 30 का मान होता है। तो थीटा आज गया आपके पास में 30 डिग्री, और ये 30 यहाँ पे रख देंगे, cos 2 थीटा लिखा है, थीटा की जगह 30 रख देंगे, तो ये हो जाएगा cos 60, और cos 60 का मान होता है भैया 1/2। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, ये था 14 नंबर। 15 नंबर देखते हैं, दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योगफल 10 हो, उसकी प्रायिकता बताना है। तो 10 होगा तो कह रहा दोनों पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों प्राप्त अंकों का योगफल 10 होना चाहिए, और उसकी प्रायिकता बतानी है। तो कैसे लगाएंगे, देखो 10 कब होगा, एक 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 कामा एक, 1,2 इस वाली लाइन में तो आएगा नहीं, फिर 2,2 वाले में भी देखते हैं, तो 2 कामा अंकों का योगफल 10 होना चाहिए। तो देखो कैसे होगा, एक तो होगा आपके पास में 6,4, ठीक, और एक होगा 4,6, तो ये हो गए। और कौन सा होगा, 5,5 होगा एक 10। तो यहाँ पर 3 अंक आपको मिल रहे हैं, तो 3 अंक ऊपर लिख लेंगे 3, और नीचे जब दो पाँचों को एक साथ उछालते हैं तो 6 की पावर 2 यानी 36 घटनाएँ हमको मिलती हैं। तो ये हो जाएगा 3/36, तो 3 एकम 3 12 36, 1/12 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कह रहा है चित्र में डी समांतर है BC के, ठीक है, तो यहाँ पर थेल्स की प्रमेय लग जाएगी, और थेल्स की प्रमेय ये कहती कि इतनी दूरी बटे इतनी दूरी बराबर इतनी दूरी बटे इतनी दूरी, यानी AD/BD और AE/CE, और C हमको निकालना है, C को मान लेंगे x और लगाएंगे, तो देखो 2.2 और बटे 3.3 और बराबर 1.8 और नीचे x, दशमलव हटा देंगे, 11 दूनी 22, 11 33, 2 9 18.9 गुणा करेंगे, x एकम x बराबर 9 तियाँ 27, 2.7 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 17 नंबर, कह रहा बहुलक का वर्ग बताओ। तो ऐसे ही इसको बता देंगे, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है वही जो है उसी के सामने का वर्ग बहुलक का वर्ग कहलाता है। तो 30 से 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान बताओ। tan थीटा और कॉट थीटा को लिख सकता हूँ 1/tan थीटा, तो ये तो कट गया, राइट आंसर कितना आ गया 1। नेक्स्ट देखते हैं 12, 15, 21 का लासा बताओ। तो 12, 15 और 21 इसका लासा निकालेंगे, तो 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 15 ऐसे रहेगा, 21 भी ऐसे ही रहेगा, तो इससे अच्छा है कि 3 से काट लें, 3 चक्कू 12, 3 पचे 15, 3 सते 21। अब 4 अपने आप से कटेगा, 5 अपने आप से कटेगा, 7 अपने आप से कटेगा, तो 3 चक्कू 12, 12 पंचे 60, 60 सते मतलब 6 सते 42, तो यह आने वाला है 420 राइट आंसर। अब देखते हैं, कह रहा है यदि 20 नंबर क्वेश्चन 2,3, 4, के और ये संरेखी तो के का मान बताओ। तब जो संरेखी होते हैं तो उनके बीच की दूरी बराबर होती है, तो चाहे तो हम इनके बीच की दूरी वाला फार्मूला लगा दें, या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला लगा दें। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, और यहाँ होता है 1/2, और यहाँ होगा x1, यहाँ होगा y2 माइनस y3 और प्लस x2, y3 माइनस y1 और प्लस x3, y1 माइनस y2। ये जो है हमको फार्मूला लगाना पड़ेगा। चाहे तो हम इस फार्मूले को लगा दें, बराबर 0 कर दें, तो 1/2 भी 0 में चला जाएगा, तो बचेगा हमारे पास कितना, माने इसको एक तरीके से और लगा सकते हैं 1/2, और यहाँ पर होता है जैसे 2 3, जैसे ये 2 3 है, इसको लिख लिया, 4 के लिख लिया, और 6 माइनस 3 लिख लिया, यहाँ 1 1 1 लिख लिया, और बराबर 0, और ये वाला 1/2 भी इधर 0 में चला जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व करूँ अगर, तो 2 को पकड़ूंगा, ठीक, तो ये कितना, ये और ये बंद हो जाएगा, के कम के माइनस लगाएंगे, 3 एकम 3 प्लस का 3 इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जगह कम है, इसलिए मैं इसका सीधे आंसर बता देता हूँ, कितना आएगा 0 आएगा।
अगला प्रश्न हमारे सामने है, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। द्विघात बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध निकालिए और ये सिद्ध करना है। सी और इसका डी में माध्य ज्ञात करना है और ई और एफ। ई में आपको घन का आयतन दिया है और दो घन जोड़ करके घनाभ बना के उसका क्षेत्रफल निकालना है और इसमें ये जो पॉइंट है इन दोनों से समदूरस्थ यानी इसके बीच में है। एक्स और वाई के बीच संबंध ज्ञात करो। इन सभी प्रश्नों 2-2 नंबर के हैं, तो 5 प्रश्न हैं 10 नंबर के। आइए इनका सबका आंसर एक साथ देखते हैं। चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो माना √3 एक परिमेय संख्या, विरोधाभास से लगाएंगे। जब परिमेय संख्या मान लेंगे तो उसको अंश बटे हर के रूप में लिख लेंगे, जहाँ पी और क्यू सहभाज्य पूर्णांक हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो यहाँ पे √3 का 3 आएगा और यहाँ स्क्वायर हो जाएंगे दोनों। फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ए क्यू को ऊपर ले लेंगे तो ये 3 क्यू हो जाएगा, पी स्क्वायर बटे क्यू बचेगा। ये है पूर्णांक और ये है भिन्न। तो पूर्णांक और भिन्न कभी भी बराबर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि भिन्न होती है सदैव धनात्मक और पूर्णांक होते हैं ऋणात्मक धनात्मक, शून्य भी। तो अतः हमारा मानना गलत था कि √3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। दैट प्रूव्ड। इसका दूसरा भाग देखते हैं क्या था। बहुपद द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध निकालना था। तो भैया इसके कर लिया सबसे पहले फैक्टर a² - b²। तो एक ब्रैकेट में -b, एक ब्रैकेट में +b आ गया। इस तरीके से भी कर सकते थे। x² - 3 = 0, तो x² = 3, तो x √3 प्लस माइनस का। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं शून्यांक ज्ञात करने के लिए, क्योंकि इसके बराबर 0 करना ही पड़ेगा। फिर इन दोनों को 0, फिर इसको करेंगे 0 तो ये √3 प्लस का आएगा, इसको करेंगे तो माइनस का, यानी कुल मिला के आंसर उतना ही आएगा। अब तुलना करेंगे, माना दो शून्यांक अल्फा व बीटा, अल्फा का मान √3, बीटा का मान -√3। शून्यांकों का योगफल निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा और -b बटे माइनस, ये देखो एक √3 था, एक -√3 था, तो इसका 0 आ गया। और इधर भी क्या आएगा? 0 बटे कैसे? तो b यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर a तो ये है और b वाला पद ही गायब है। 0x होगा ना ये वाला, तो b बटे a यानी 0 बटे 1। इसी प्रकार c बटे आएगा भी गुणनफल में। यहाँ पर गुणनफल जब हम लोग देखेंगे तो क्या आएगा? c बटे अल्फा बीटा, अल्फा का मान √3 था, बीटा का मान -√3 था, तो गुणा किया -3 आया। और इधर c बटे c का मान -3 और a का मान 1 है। यहाँ पे ये वाला जो 3 है यही c है। x² + 0x मान लें और -3, तो यही तो c हुआ। c बटे यहाँ एक गुणे में है c बटे 1, तो ये संबंध भी हो गया। अब देखते हैं अगला, सिद्ध कीजिए 1 + sec थीटा बटे sec थीटा बराबर sin² थीटा बटे 1 - cos थीटा। तो इसको दोनों पक्षों से लगाना पड़ेगा, तो पहले LHS ले लेते हैं। 1 + sec थीटा बटे sec थीटा, तो 1 + sec थीटा को लिख सकता हूँ 1 बटे cos थीटा और नीचे वाले sec को भी 1 बटे cos थीटा। अब cos थीटा एक कम cos थीटा, 1 एक कम 1 बटे cos थीटा, और 1 बटे cos थीटा को गुणे में लाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे, ये कैंसिल हो जाएगा। cos थीटा से cos थीटा बचेगा cos थीटा + 1, ये इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अब दूसरा पक्ष लेंगे sin² थीटा बटे 1 - cos थीटा, तो sin² थीटा को लिख सकता हूँ 1 - cos² थीटा, नीचे वैसे ही रहेगा। और इसको लिख सकता हूँ a² - b² यानी एक ब्रैकेट में -b, एक ब्रैकेट में +b। ये वाला इससे पूरा कैंसिल हो गया, बच गया 1 + cos थीटा। तो ये LHS बराबर RHS दोनों बराबर हो गए, यही हमको सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 1 का डी देखेंगे, तो यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और बारंबारता ये 7, 5, 8, 13, 20 दिया हुआ है। हमको निकालना था माध्य। तो देखो हम पहले माध्यमान निकालेंगे, x यानी 0 और 10 को जोड़ो, उसको आधा करो। 20 10 30 का आधा 15, 20 30 50 25 आधा, 70 का 35 और 90 का 45। 10 10 का अंतर है। फिर ये पर x की गुणा करेंगे, 7 5 35, 15 5 75, 25 8 200, 13 35 की 455, 20 45 900। अब यहाँ पर इस पूरी लाइन को जोड़ लेंगे, माध्य या सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स। फिर माध्य निकालने के लिए सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ ये मान रखेंगे, भाग कर देंगे, तो ये हमारे पास राइट आंसर 31.415 आ जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सभी लोग एक बार जरूर लाइक कर दीजिए जोरदार। चलिए यहाँ पे देखते हैं ई विकल्प, घन का आयतन दिया है 1331,
तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, इधर लिख लेंगे 11 का क्यूब है 1331, तो भुजा आ जाएगी 11। और ऐसे ऐसे घन हमको 2 ऐड करने यहाँ पे, तो जब ऐड करेंगे तो लंबाई में केवल वृद्धि हो जाएगी, चौड़ाई ऊंचाई वही रहेगी। तो लंबाई हो जाएगी 2 बार 11 + 11 यानी 22, चौड़ाई 11 ही रहेगी, ऊंचाई भी 11 ही रहने वाली है। अब मुझे को जोड़ दिया तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो ये फार्मूला होता है 2LB + BH + HL। LB यानी 22 × 11, BH यानी 11 × 11, HL यानी 12 × 11। तो इसका आएगा 242, इसका आएगा 121, इसका आएगा 242। इस सबको ऐड कर लेंगे तो 605 आएगा, फिर 2 से डबल गुणा कर देंगे तो 1210 वर्ग सेंटीमीटर में आ जाएगा आंसर। अब लास्ट वाला इसका पहले का कह रहा था ये जो पॉइंट है इन दोनों से समदूरस्थ है, समान दूरी पर है, तो AP = BP निकालेंगे। AP² = BP² कर लेंगे तो रूट भी हट जाएगा, और इनके बीच में यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। यानी देखो यहाँ पे x, y मान रखा है हमने, तो 3 - x का स्क्वायर, फिर 6 - y का स्क्वायर, अंडर रूट लगा है, दूरी है बीच, और स्क्वायर भी लगाएंगे क्योंकि स्क्वायर लगा सकते हैं। यहाँ पर x -3 करोगे तो +3 का स्क्वायर हो जाएगा, और y -4 करोगे उसका स्क्वायर। अब रूट स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा केवल 3 - x का स्क्वायर, 6 - y का स्क्वायर, x + 3 का स्क्वायर और y -4 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा 3 × 3 = 9, ये हो जाएगा x स्क्वायर, मतलब a² + b² और -2ab, 2 × 3 = 6x। इसी प्रकार a² + b² - 2ab, 2 × 6 = 12y। इसी प्रकार x² + 3 × 3 = 9 मैंने b² + 2ab, a² + b² - 2ab। कैंसिल करेंगे, x² से x², y² से y², ये कट गया सब, तो कितना बचा 6x, और ये 6x इधर लाओ तो काहे खो गया माइनस का, फिर माइनस का 12y, ये माइनस का 8y इधर आया, प्लस का 8y हो गया, और ये 16 × 9 = 25 हो गया, और ये 36 × 9 = 45 हो गया, तो उधर जाके घट गया। तो यहाँ पे कितना आएगा 12x, ये 12 में से 8 गया 4y, और 25 में से 45 में से 25 गया -20, माइनस कामन लेके ये भी काट देंगे तो प्लस का हो जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20। तो यार राइट आएगा 3x + y = 5, या 3x + y और ये 5 इधर लाएंगे तो -5 = 0। पहला विषम धनात्मक। अब देखो दूसरे का क्वेश्चन पहले दिखाते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर है, कह रहा है कि नहीं 5 खंडों को हल कीजिए। 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। 4 नंबर का है भैया। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का है। दी गई आकृति में OA.OB = OC × OD दिया है, तो सिद्ध करना है कोण A कोण C के बराबर है और कोण B कोण D के बराबर है, ये हमको सिद्ध करना है। चौथा दिया है सिद्ध कीजिए 2 संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा 2 छोटे वृत्तों को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित भी होती है। एक थैले में 3 नीली 2 सफ़ेद 4 लाल गेंद है, एक थैले में से एक अचानक गेंद निकाली है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह सफ़ेद नीली और लाल है। देखो यहाँ पे 4 क्वेश्चन हो गए, और ये ABCDE 5 हो गया, और ये छठा है माध्यिका ज्ञात करना है। लेकिन 6 में से आपको 5 करने, लेकिन मैं आपको 6 के 6 सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि मान लिया पहला विषम धनात्मक पूर्णांक x है, दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक x + 2 है। अब वर्गों का योग कह रहा था 290 है, तो इसका वर्ग कर दिया, फिर इसका वर्ग कर दिया, तो ये हो गया a², ये तो रहेगा ये a² + b² + 2ab, 2 दूनी 4x = 290। तो x² हो गया 2x² + 4x + 4, ये 290 इधर लाएंगे -290, तो ये हो जाएगा 2x² + 4x, और ये हो जाएगा -286 = 0। तो हो जाएगा x² + 2x, देखो फिर 2 कामन ले, 2 से काट दिया, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 6, तो ये हो जाएगा इतना। और 143 के फैक्टर करोगे तो 11 × 13 आएगा, 13 11 के गुणा करने पर 143 आएगा, 13 में से 11 जाएगा तो 2 बचेगा। तो यहाँ पे वही मैंने सॉल्व किया है, 13x - 11x - 343। यहाँ कब 2 2 के जोड़े बना लिए, कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया तो x + 13 बचा, माइनस का 11 कॉमन ले लिया तो x + 13 हो गया। अब x + 13 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और x - 11 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, बराबर 0। तो x + 13 = 0 यदि, तो x = -13 आएगा, इसको लेंगे नहीं क्योंकि नेगेटिव संख्या नहीं ली जाती है। x - 11 = 0, तो x बराबर जाएगा +11, और यही हमारा आंसर होगा। तो अब अतः पहला धनात्मक विषम पूर्णांक आ गया 11, और दूसरा आ गया 11 + 2 यानी 13। तो 11 और 13 2 संख्याएं होंगी। दूसरा क्वेश्चन था कि जो है संख्या से संबंधित इकाई का अंक मान लिया y और दहाई का मान लिया x, तो संख्या बन गई 10x + y।
तो यहाँ पर पहली शर्त ये कह रहा था कि अंकों का योग 9 है, तो अंक तो हमारे पास यही है, इकाई का अंक दहाई का अंक, इसको जोड़ के 9 कर लेंगे। समीकरण 1। दूसरी समीकरण कह रहा था कि संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को बदल दो, यानी x की जगह y की जगह x कर दो और उसके 2 गुने के बराबर है। यहाँ क्या करेंगे, 9 धाम 90x, 9 कम 9y, 2 धाम 20y, 2 कम 2x, इस सबको इस साइड ले आएंगे, पक्षांतर कर लेंगे तो 90 में से 2 चला जाएगा 88x, 9y में से 20 चला जाएगा -11y, 11 कम 11, 11 8 88, 8x माइनस वाई बराबर 0, तो y बराबर 8x आ जाएगा। y उधर भेज देंगे तो प्लस की हो जाएगी, तो y बराबर 8x। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 थी x प्लस वाई बराबर 9, इसी में y की जगह रख देंगे 8x, तो ये 8x 1x 9x बराबर हो जाएगा 9, और फिर काट देंगे इसको 9 कम 9 से, तो x का मान 1 आ जाएगा। और फिर y बराबर क्या था 8x, x की जगह 1 रख के, तो y का मान आ जाएगा भैया 8। अब संख्या निकालना था 10x प्लस वाई, तो 10 और x की जगह रखेंगे 1 और प्लस y की जगह रखेंगे 8, तो 10 1 कम 10 प्लस 8 कितना आ जाएगा 18। अब देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन, कह रहा था ये दिया है तो और ये हमको सिद्ध करना है, ठीक। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, चूँकि देखो मैं लिख लूँगा OA डॉट OB बराबर OC डॉट OD, तो OA के नीचे ले आऊँगा OC को और OB को भेज दूँगा OD के नीचे, तो ये आ गया हमारे पास OA बटे OC, माने ये भुजा OA बटे OC और OB बटे OD, समझ गए ना, माने इसका इसका अनुपात, इसका इसका अनुपात बराबर है, ठीक है। और देखो, और यहाँ पर दिया है ये वाला, जब भी कोई दो रेखाएं काटती हैं तो ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं जो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी ये वाला एंगल भी इस एंगल के क्या है, बराबर, यानी AOD बराबर COB या BOC। यहाँ पर वही लिखा है AOD बराबर COB, शीर्षाभिमुख कोण इसलिए बराबर है। तो भुजा कोण भुजा समरूपता नियम से यहाँ पे देख लेंगे, भुजा कोण भुजा, यानी ये भुजा कोण भुजा इस भुजा कोण भुजा के क्या है, बराबर है, समरूप है, तो इसका मतलब ये त्रिभुज पूरा इसके समरूप है, तो ये एंगल भी इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर होगा, यही हमको सिद्ध करना था। यहाँ पे समरूप है तो कोण A बराबर कोण C, कोण पर B बराबर कोण D, बाई CPCT, यानी समरूप त्रिभुजों के संगत कोण भी बराबर होते हैं। अब देखते हैं इसका D विकल्प। यहाँ पर देखिए कह रहा था दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, एक संकेंद्रीय वृत्त ये हो गया, एक दूसरा हो गया। दूसरे संकेंद्रीय वृत्त की जीवा पहले वृत्त को क्या कर रही है, छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है P बिंदु पर, तो यहाँ से हमने O को A से मिला दिया, O को B से मिला दिया, जो बड़े वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज AOP और त्रिभुज BOP में, तो APO बराबर BPO, APO बराबर BPO में ये कोण दोनों बराबर हैं क्योंकि प्रत्येक कोण है 90 डिग्री का। इसके बाद में AO बराबर OB, ये दोनों क्या हैं, त्रिज्याएं हैं, इसलिए बराबर हैं आपस में, त्रिज्याएं एक ही वृत्त की त्रिज्याएं इसलिए बराबर हैं। और ये वाला कॉमन है, OP और OP दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। तो देखो भुजा और यहाँ पर ये कौन सी, ये तो कर्ण है, हाइपोटेनियस है, और यहाँ पे ये है परपेंडिकुलर माने लंब है, और ये 90 डिग्री का कोण है, तो इसके लगेगी RHS सर्वांग समता, ठीक, RHS सर्वांग समता, राइट हाइपोटेनियस साइड। तो अब हम लोग देखेंगे इसका मतलब क्या हो गया कि ये पूरा त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के सर्वांगसम है, जब सर्वांगसम होगा तो ये वाली भुजा भी ये वाली भुजा के क्या होगी, बराबर, यानी AP बराबर BP बाई CPCT, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। यही हमको सिद्ध करना था कि केंद्र से मतलब ये बराबर में बांट दिया, यानी हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करता है, यानी AP बराबर BP। अब देखते हैं इसका जो है छठा क्वेश्चन जो था उसको देख लेते हैं। छठा पार्ट इसका देखेंगे, छठा पार्ट है वर्ग अंतराल, मतलब माध्यिका ज्ञात करना था, तो आपको दिया था वर्ग अंतराल बारंबारता, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 50, 50 से 60, और बारंबारता 7 4 2 2 2 3 2। अब मुझे निकालना था संचयी बारंबारता 7 7 4 11 11 2 13 13 2 15 15 3 18 18 2 20, इस तरीके से निकाल लेंगे, 7 का 7 7 4 11 11 2 13 13 2 15 15 3 18 18 2 20। अब संचयी बारंबारता को ऐड करा कितना आया 20, और 20 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 10, तो 10 किस में पड़ जाएगा, 11 वाली लाइन में पड़ जाएगा, तो इसके ऊपर वाली हो जाती है संचयी बारंबारता, और जिस लाइन को मतलब घेरते हैं उसमें बारंबारता वाले कॉलम में F का मान 4 हो जाएगा, और ये माध्यिका वर्ग हो जाएगा 10 से 20, तो यहाँ पे लिख लेंगे n/2 यानी 10 आ गया था, तो माध्यिका वर्ग 10 से 20 होगा, तो निम्न सीमा L कितनी हो जाएगी 10,
और n/2 का मान 10 पहले से हो चुका, संचयी बारंबारता 7 हो चुकी है, यह 4 हो चुका है और अंतराल 10 का है। मैंने सब कहीं अंतराल कितने का है? 10-10 का अंतराल है, 10, 30, 40, 20, 10, यहाँ सब में अंतराल है 10 का। अब माध्यिका का फार्मूला आना चाहिए, L + n/2 - CF/F × H। तो L का मान है 10, n/2 का मान है 10, CF का 7 और F का 4 × H का मान 10। तो इसको देखेंगे, ये तो 10 ऐसे ही चला आएगा, 10 में से 7 गया 3 × 10/5 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो यह आ जाएगा 15, 15 3 × 5 15/2, 15 का आधा होता है 7.5, तो ये हो जाएगा 10 और 7.5 17.5। ये भी लग गया। 6 क्वेश्चन हमने लगवा दिया, आपका जो मन हो वो लगा के 5 क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। एक बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर है, परंतु गिलास के निचले आधार में एक बराबर त्रिज्या का उभरा हुआ अर्धगोला है, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती है। अब यहाँ अर्धगोला हो जाएगा तो यहाँ मात्रा कम हो जाएगी। गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। गिलास की आभासी धारिता तथा वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 लेना है, ध्यान रखना है। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे। अगर ये नहीं लगा पाते हो तो दूसरा 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त का एक चाप 120 अंश का कोण अंतरित करता है। केंद्र पर संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ये हो गया 120 अंश का कोण, 42 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या हो जाएगी 21, और यहाँ पे हमको लघु वृत्तखंड का निकालना है। तो पहले पूरे का निकालेंगे, त्रिभुज घटा देंगे, आ जाएगा। तो चलिए इनको देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों, फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो ये है भैया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, हाँ क्वेश्चन नंबर 3। तो पाई का मान लेना है इसमें कितना, 3.14, और बेलन के गिलास के लिए ऊंचाई दी है 10 और त्रिज्या हो जाएगी 5 की आधी 5/2। अर्धगोले के लिए भी त्रिज्या यही रहेगी क्योंकि यही अर्धगोला है समान त्रिज्या का। अब मुझे निकालना है गिलास की आभासी धारिता यानी टोटल धारिता। तो पाई r स्क्वायर एच, पाई r स्क्वायर मैंने 5/2 5/2 और एच का मान 10। अब 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, तो 55 25 पंचे 125 पाई/2। 125/2 को हल करोगे 62.5 आएगा। पाई का मान 3.14 गुणा करोगे 196.25 आ जाएगा। तो ये आभासी धारिता हो गई। अब मुझे निकालना है अर्धगोले का आयतन। ये होता है 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई r क्यूब मैंने 5/2 का क्यूब। तो 55 25 पंचे 125/2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 से काट देंगे 2 चक्कू 8, तो आएगा 125/4 3 12 और पाई। तो 125/12 काटोगे 10.41 आएगा, उसको गुणा 3.14 से करोगे तो 32.71 आएगा। और अब मुझे निकालना है वास्तविक धारिता। तो जो टोटल धारिता थी उसमें से हम अर्धगोले को घटा देंगे तो अब आ जाएगी वास्तविक धारिता सेंटीमीटर क्यूब में। अगर वो नहीं करते हो तो उसके अथवा वाला करना था। व्यास यहाँ पर 42 था तो त्रिज्या हो गई 21 और थीटा है 120। हमें निकालना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसके लिए हमको पहले पूरे त्रिज्यखंड का निकालना पड़ेगा, फिर उसमें से इस त्रिभुज को घटाना पड़ेगा, तभी हमारा आएगा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वही मैंने किया यहाँ पर। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्यखंड AOBP का पूरे का क्षेत्रफल निकाल लिया, उसमें से त्रिभुज AOB का घटा दिया। तो इसका फार्मूला लगाएंगे, θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, r स्क्वायर साइन थीटा। तो थीटा का मान 120/360, पाई का मान 22/7, r स्क्वायर 21 × 21। तो इसको 12 0 से 0 गया, 12 36 गया, 3 7 21 से 21 गया, तो 21 और 22 की गुणा करेंगे 462 आएगा। यहाँ r स्क्वायर यानी 21 × 21, साइन थीटा माने साइन 120, साइन 60 का मान जितना होता है उतना 120 का भी होता है। ये हो जाएगा 441 और इसका √3/2। तो इसको एक साथ लिख लेंगे, बस यही हमारा आंसर है। 462 माइनस 441 √3/2 दूनी 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर यदि दो वर्गों के परिमापों का योगफल 68 मीटर है तथा उनके क्षेत्रफलों का योग 57 वर्ग मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अगर ये नहीं करते तो एक आदमी ने 32 से 50 रुपये का ऋण लिया। उसने पहले महीने 20 रुपये दिए, फिर वह प्रतिमाह 15 रुपये बढ़ाता गया। कितने महीने में वह ऋण चुकता कर देगा? मैंने ये है समांतर श्रेणी से और ये है द्विघात समीकरणों से। चलो दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, ये है चौथे का पहला। एक वर्ग मान लिया जिसकी भुजा x मान लिया, एक वर्ग की भुजा मान लिया y। अब वर्ग की सभी लोग जानते हो सभी भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। पहले वर्ग की भुजा x मीटर, दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर। परिमाप देखो, पहले का क्या हो जाएगा, 4 भुजाएं हैं तो x 4 बार जोड़ोगे 4x यानी 4 गुणे भुजा, दूसरे का 4y। क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर x स्क्वायर, यहाँ पर भी y स्क्वायर, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई तो x स्क्वायर ही हो जाएगा।
अब देखो प्रश्नानुसार कह रहा था परिमापों का योगफल 68 है, तो देखो एक का 4x परिमाप था, एक का 4y, दोनों को योग का 68 कर दिया। अब 4 कॉमन ले लिया तो 4 कट गया 17 बार, 17 चक्कू 68, तो x + y बराबर बन गया 17, समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त कह रहा था कि क्षेत्रफलों का योग 157 है, जो क्षेत्रफलों का योग 157 कर दिया। अब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो y उधर चला जाएगा, 17 - y हो जाएगा, और वो मैं यहाँ लिख दिया हूँ। और इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 157, इसको स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर यानी 289, बी स्क्वायर -2ab, 17 दूना 34y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 157 को इधर लाएंगे, -157 बराबर 0। अब क्या करेंगे, दो वाई स्क्वायर जोड़ लेंगे तो 2y² हो जाएगा, -34y, और 289 में से 57 जाएगा, प्लस का 132, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 17 दूनी 34, 66 दूनी 132, 2 उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसके 66 के फैक्टर करेंगे, 11 छक्का 66 और 11 6 17, तो ये आ जाएगा -11 और ये -6। अब कॉमन ले लेंगे तो y -11, -6 ले लेंगे तो y -11, तो एक ब्रैकेट में y -11, एक ब्रैकेट में y -6। अब देखो दोनों को हल करेंगे, यानी y -11 बराबर 0 करेंगे तो y बराबर आ जाएगा 11, ये आंसर आ गया। इसी प्रकार y -6 बराबर 0 करेंगे तो y बराबर आ जाएगा 6। तो दोनों आंसर प्लस के दोनों लिए जाएंगे, तो जब y बराबर 11 तो x का मान जो 17 माइनस यहाँ पे हम लोग x का मान निकाले थे, यहाँ पे देखो x का मान निकालना पड़ा था ना, y को उधर भेजे थे 17 - y, y का मान जब 11 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा 6, और जब y का मान 6 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा 11, यानी दो संख्याएं वही हैं, एक 11 एक 6, यही हमने आपको यहाँ पर बताया है। तो एक वर्ग की भुजा आ गई आपकी 6 और एक की आ गई 11, जो बड़ा वाला है उसकी 11 और जो छोटा है उसकी 6। अगर वो नहीं लगाते तो अथवा वाला लगाएंगे। देखो यहाँ पे टोटल रुपया लिया था उधार 3250, पहले महीने 20 दिया, फिर 15 बढ़ाता गया, 35 दिया, फिर 50 दिया, इस तरीके से हर महीने 15 रुपये बढ़ाता गया। तो अब ये डिफरेंस हमारा हो गया, सर्वांतर 15 हो गया, प्रथम पद 20 हो गया। और एस एन वाला फार्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर n/2 2a + n - 1 × d। एस एन था अपना टोटल था 3250, n/2 2a का मान 20 रखा, n - 1 d का मान 15 रखा, तो 20 दूना 40 हो गया, 15 कम 15 n - 15। अब यहाँ हो गया n/2, ये हो गया 40, -15 करोगे तो 25 आएगा, प्लस 15 n। फिर इसको जो है 2 से इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 6500, और इधर n से गुणा कर देंगे 25 n और 15 n स्क्वायर, 15 n स्क्वायर प्लस 25 n, इसको इधर लाएंगे, माइनस का 6500 बराबर 0। 5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 5 × 15 = 25 और 13 × 5 = 65, तो इधर 5 भेज देंगे, 0 हो जाएगा। अब इसके बीच में लगाएंगे धराचार्य का फार्मूला, -b + -√b², तो b² यानी 25, 4 - का 4 × a का मान 3 और c का मान -1300, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 × 12 और 12 13 की गुणा करोगे 156 00, तो इसको जोड़ लोगे, और नीचे तो 2 × a था, a का मान 2, तो 3 दूनी 6, 3 मतलब, तो यहाँ हो जाएगा -5 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 15625, इसका वर्गमूल होता है 125, और 125 प्लस -5 प्लस 125 लोगे तो 125 में से 5 जाएगा, 120 आएगा, 6 से कट जाएगा, तो 20 इसका आंसर आ जाएगा। अतः 20 महीनों में ऋण की राशि चुकता होगी। कहोगे माइनस का ले लेते गुरुजी, तो माइनस का ले लोगे भैया, तो ये हो जाएगा 130, माइनस का 130 और बटे 6, तो 6 दूनी 12, पहली बात तो पूरा कटेगा नहीं, दूसरी बार नेगेटिव की वैल्यू है तो ये नहीं ली जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पहले, फिर उसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक बहुमंजिला भवन के शिखर से एक 6 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 और 45। ये बहुमंजिला भवन हो गया। एक बहुमंजिला मकान के शिखर से एक 6 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और उसके तल के अनुमान कोण कितना कितना है, एक का है 30 और एक का है 45। ये चित्र बनेगा, ये भी 6 होगा और ये होगा x, ये h मतलब। तो यहाँ पर देखेंगे, कह रहा बहुमंजिला भवन की ऊंचाई बताओ और दोनों भवनों के बीच की दूरी यहाँ पे बतानी है। तो चलिए ये सॉल्व करेंगे। और समतल भूमि पर खड़ी, अगर ये नहीं लगाते हैं, 6 नंबर का है, तो समतल भूमि पर खड़ी एक मीनार की छाया 20 मीटर अधिक तब होती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश से 30 अंश पे पहुँच जाता है, तो ये 20 मीटर बढ़ जाती है। ठीक, तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, तो इस सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 के पहले वाले को समझाया है कि बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, देखो ये मकान है, इसकी 6 मीटर है, और ये बहुमंजिला भवन है तो इसकी इतनी तो 6 ही होगी, इतनी, और इसके बाद ऊपर की x मान लिया तो टोटल हो जाएगी 6 + x,
तो यही हमने यहाँ पे लिखा है, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई 6 + x मीटर, नेक्स्ट प्लस 6, और दोनों भवनों के बीच की दूरी को हमने y मान लिया है। तो अब पहले लेंगे त्रिभुज ABC, तो tan 30 लेंगे तो लंब बटे आधार यानी x/y, और tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर x/y, तिरछी गुणा कर लेंगे तो y बराबर आएगा x√3। अब इसी प्रकार से बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, यहाँ पे tan ये वाला tan 45 बराबर लंब हो जाएगा x+6 और बटे आधार हो जाएगा y। तो यही यहाँ पे लिया है, tan 45 का मान 1 हो गया, x+6 कम x+6, y बराबर 1 कम y। अब देखो समीकरण 1 2 में y वाले पद बराबर हैं तो ये वाले भी बराबर कर देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा समीकरण 1 व 2 से x+6 बराबर x√3, तो x√3 की तरफ x को भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा और बराबर 6, x कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1 हो जाएगा बराबर 6, और ये बटे में भेज देंगे 6 के। फिर परिमेयकरण कर देंगे, तो जब परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ ऊपर हो जाएगा 6 और √3 + 1, नीचे a - b a + b, तो a² - b² यानी 3 - 1 यानी 2 आ जाएगा, 2 3 6, तो ये हो जाएगा 3√3 और +3, ये आ गया x, यानी बहुमंजिला भवन की ऊंचाई निकालना है। मतलब x का मान आ गया तो इसको y में रखेंगे, y का मान कितना था, y का मान हमने इस वाले में रख दिया है, y बराबर x√3 वाले में, आप इसमें भी रख सकते हैं इसमें भी रख सकते हैं। तो x√3 यानी x का मान हमारा आ गया 3 + √3 और √3 पर गुणे में था, तो इसकी गुणा करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा और √3 हो जाएगा। y का मान आ गया, तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई कितनी थी, x+6, तो x का मान कितना है 3 + 3 √3 और 6 6 3 कितना हो जाएगा 9, तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई जितनी है उतनी ही दोनों भवनों के बीच की दूरी भी है, सेम टू सेम x और y के मान है। अगर ये नहीं करते हो आप तो दूसरा इसके अथवा में सवाल दिया है कि मीनार की ऊंचाई हमने मान लिया h मीटर, 60 अंश का कोण बनाता था जब x दूरी पर था, और 20 मीटर और बढ़ गया जब 60 से 30 हो गया कोण। तो सबसे पहले त्रिभुज ले लिया tan, यहाँ मान लिया ऊंचाई h हो गई, ये x मीटर मान लिया और ये 20 मीटर मान लिया। अब त्रिभुज ABC में लेंगे tan 60, पहले कितना लेंगे tan 60 लेंगे लंब बटे आधार, तो यह हो जाएगा h/x, tan 60 का मान √3 होता है, इसके नीचे 1 मान लेंगे, गुणा कर देंगे तिरछी, तो h कम h बराबर x√3, समीकरण नंबर 1। फिर त्रिभुज ले लेंगे tan 30 का, यहाँ 30 लेंगे तो ये पूरा लेंगे लंब बटे पूरा आधार यानी x+20, तो ये हो जाएगा tan 30 बराबर h/x+20। फिर यहाँ पर tan 30 मान 1/√3, तिरछी गुणा करेंगे तो हो जाएगा x+20 बराबर h/√3, तो समीकरण 1 से इसमें मान रखेंगे तो ये हो जाएगा x+20 और ये हो जाएगा h की जगह पर x√3 और √3, तो ये हो जाएगा 3x, गुणा करेंगे तो ये x उधर चला जाएगा तो घट जाएगा, 3x - x बराबर 20, तो 2x बराबर 20, तो 2 दहम 20, हाँ, तो x का मान आ गया 10। तो फिर उसको समीकरण 1 में रखेंगे, h बराबर x√3 था, x की जगह 10 रखेंगे तो 10√3 आ जाएगा ऊंचाई, अतः मीनार की कुल ऊंचाई 10√3 हो गई। साथियों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, आप सभी लोग वीडियो देख लिया है, बहुत अच्छी बात है, यही पेपर हर जगह आ रहा है, इसको ज़रूर ध्यान देंगे, और आप लोग वीडियो को थोड़ा क्या कर लीजिएगा, आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करने के बाद लाइक जैसे ही करेंगे वैसे एक ऑप्शन आता है हाइप का, हाइप भी कर देना, और उसके बाद चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मैं बोर्ड परीक्षाओं की भी तैयारी आप लोगों को ऐसे ही धमाकेदार कराने वाला हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो से जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।